अब जब हम समझ गए हैं कि पिंड मेमोरी कैसे पीसीआई बस के रॉ मल्टी गीगाबाइट थ्रूपुट को अनलॉक करती है, तो एक बुनियादी सवाल उठता है कि हमारे सिस्टम की होस्ट मेमोरी स्पीड की एब्सोल्यूट अपर लिमिट क्या है। आप अपने जीपीयू ड्राइवर्स को फ्लॉलेसली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपनी C++ एप्लीकेशन में हर एरे को पिन कर सकते हैं, लेकिन आपके ट्रांसफर्स फिर भी एक हार्ड सीलिंग से टकराएंगे अगर आपके होस्ट सीपीयू का मेमोरी सबसिस्टम फिजिकल रैम चिप्स से डेटा काफ़ी तेजी से फेच नहीं कर सकता। हार्डवेयर पैकेजिंग पर एडवर्टाइज्ड थियोरेटिकल सिस्टम मेमोरी स्पीड्स जैसे कि DDR4 3200 या DDR5 6000 अक्सर आइडियलाइज्ड स्पेक्स होते हैं। रियल वर्ल्ड C++ एप्लीकेशंस में एक्चुअल सस्टेन्ड मेमोरी बैंडविड्थ इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस को कैसे एमिट करता है, सीपीयू कैशे लाइंस मेन मेमोरी के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं और आपका कोड फिजिकल मेमोरी चैनल्स को कितने इफेक्टिवली ड्राइव करता है। सस्टेनेबल रियल वर्ल्ड होस्ट रैम बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंजीनियर्स एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेंचमार्क पर रिलाई करते हैं, जो है द स्ट्रीम बेंचमार्क, जिसे ओरिजिनली डॉक्टर जॉन डी मैकल्पिन ने 1995 में क्रिएट किया था। इस सेक्शन में हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग स्पेशलिस्ट वाले हेड्स पहनेंगे। हम उन 4 मैथमेटिकल कर्नल्स को डिसेक्ट करेंगे जो स्ट्रीम को पावर देते हैं। C++ में एक मॉडर्न माइक्रो बेंचमार्क बिल्ड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों नाइव लूप्स हार्डवेयर मेमोरी कंट्रोलर्स को सैचुरेट करने में फेल हो जाते हैं, और सीखेंगे कि कैसे कंपाइलर ऑप्शंस और थ्रेड पैरेललिज्म परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को बदल देते हैं। सेक्शन ब्रेक। द स्ट्रीम फिलॉसफी कि माइक्रो प्रोसेसर्स बैंडविड्थ बाउंड क्यों होते हैं। दशकों से सीपीयू कंप्यूट स्पीड्स मेमोरी एक्सेस स्पीड्स की तुलना में बहुत तेज रेट से बढ़ी हैं, एक ऐसा फेनोमेनन जिसे कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स मेमोरी वॉल कहते हैं। मॉडर्न सीपीयू कोर्स उतने समय में हंड्रेड्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं जितने समय में मेन सिस्टम रैम से एक सिंगल अनकैश्ड रीड परफॉर्म करने में लगता है। यह डायग्राम उस कंप्यूटेशनल बॉटलनेक को दिखाता है जो तब होता है जब एक हाई स्पीड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोर पाइपलाइन को स्लोअर सिस्टम मेमोरी से डेटा के लिए पॉज होने और वेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह सब नैनोसेकंड प्रोसेसर साइकिल्स और डायनेमिक एक्सेस मेमोरी के बहुत स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम्स के बीच के सिग्निफिकेंट लेटेंसी डिफरेंस को हाईलाइट करता है। स्ट्रीम बेंचमार्क को स्पेसिफिकली सिंपल वेक्टर ऑपरेशंस के लिए सस्टेन्ड मेमोरी बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां कंप्यूट कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है और मेमोरी ट्रैफिक हाई होता है। यह मेजर करता है कि आपका सिस्टम होस्ट DRAM और CPU रजिस्टर्स के बीच लगातार कितने गीगाबाइट्स पर सेकंड स्ट्रीम कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। द 4 कोर स्ट्रीम कर्नल्स। स्ट्रीम 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर रिलाई करता है जिन्हें बड़े कॉन्टिगुअस एरेज पर एग्जीक्यूट किया जाता है। हर ऑपरेशन हार्डवेयर मेमोरी एक्सेस के एक थोड़े अलग पैटर्न को टेस्ट करता है। इम्प्लीमेंटेशंस में कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए स्ट्रीम डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट एरेज डबल यानी 8 बाइट्स पर एलिमेंट पर ऑपरेट करता है जिसमें मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। यह टेबल 4 हार्डवेयर कर्नेल्स कॉपी, स्केल, ऐड और ट्रायड को कंपेयर करती है जिसमें उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस, मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स और पर एलिमेंट ट्रांसफर होने वाले टोटल बाइट्स की डिटेल्स दी गई हैं। कॉपी कर्नेल जहां A ऑफ I इक्वल्स B ऑफ I है, और स्केल कर्नेल जहां A ऑफ I इक्वल्स Q टाइम्स B ऑफ I है। दोनों को 1 रीड और 1 राइट की जरूरत होती है और ये टोटल 16 बाइट्स ट्रांसफर करते हैं। ऐड कर्नेल जहां A ऑफ I इक्वल्स B ऑफ I प्लस C ऑफ I है, और ट्रायड कर्नेल जहां A ऑफ I इक्वल्स B ऑफ I प्लस Q टाइम्स C ऑफ I है। दोनों को 2 रीड्स और 1 राइट की जरूरत होती है और ये टोटल 24 बाइट्स ट्रांसफर करते हैं। नोट ऊपर दी गई इक्वेशंस में A, B और C डबल के एरेज हैं और Q एक कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लायर है। आइए एग्जामिन करते हैं कि इन स्पेसिफिक 4 कर्नल्स को क्यों सिलेक्ट किया गया था। नंबर 1 कॉपी कर्नल। A सब I इक्वल्स B सब I। यह प्योर मेमोरी मूवमेंट का बेसलाइन मेजर है। यह एक फिजिकल मेमोरी लोकेशन से एक बाइट को रीड करने और उसे सीधे दूसरे लोकेशन में राइट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम को मेजर करता है। नंबर 2 स्केल कर्नल। A सब I इक्वल्स Q टाइम्स B सब I। स्केल कॉपी लूप में एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऐड करता है। मॉडर्न CPU आर्किटेक्चर्स पर मल्टीप्लिकेशन स्पेशलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स यानी FPU के अंदर पैरेलल में होता है, जबकि अगला मेमोरी एड्रेस प्रीफेच किया जाता है। स्केल को कॉपी से कंपेयर करने पर यह पता चलता है कि क्या सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके मेमोरी स्ट्रीम्स को स्लो कर देते हैं। नंबर 3 ऐड कर्नल। A सब I इक्वल्स B सब I प्लस C सब I। ऐड 2 अलग सोर्स एरेज B
और सी से रीड करके और एक तीसरे टारगेट एरे ए में राइट करके मेमोरी लोड को इंक्रीज करता है। यह बिना बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स या कैशे लाइन थ्रैशिंग किए एक साथ मल्टीपल कंकरेंट रीड स्ट्रीम्स को मेंटेन करने की मेमोरी कंट्रोलर की एबिलिटी को टेस्ट करता है। 4 ट्रायड कर्नल ए सब आई इक्वल्स बी सब आई प्लस क्यू टाइम्स सी सब आई। ट्रायड कर्नल वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ड्यूल एरे स्ट्रीमिंग को एक सिंगल ऑपरेशन में कंबाइन करता है, जिसे फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड एफएमए नाम के पैटर्न के रूप में जाना जाता है। ट्रायड को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बेंचमार्क स्कोर माना जाता है क्योंकि यह रियल वर्ल्ड साइंटिफिक कंप्यूटिंग और लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरीज के मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को काफी हद तक मैच करता है। सेक्शन ब्रेक। सिंपल C++ लूप्स मेमोरी हार्डवेयर को सैचुरेट करने में क्यों फेल हो जाते हैं? अगर आप बैठकर ट्रायड कर्नल को रन करने के लिए C++ में एक सिंपल फॉर लूप लिखते हैं तो आप तुरंत ही अपने सिस्टम की थियोरिटिकल मैक्सिमम रैम स्पीड देखने की उम्मीद कर सकते हैं। यह बेसिक C++ लूप एक वेक्टर एडिशन के स्ट्रेट फॉरवर्ड इंप्लीमेंटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो एक कांस्टेंट फैक्टर से स्केल्ड है, जहां 2 एरेज के एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप आपस में मल्टीप्लाई और ऐड किया जाता है ताकि एक थर्ड एरे को पॉपुलेट किया जा सके। हालांकि अगर आप इस नाइव इंप्लीमेंटेशन को मेजर करते हैं तो आपकी मेजर्ड बैंडविड्थ अक्सर आपके सिस्टम की कैपेबिलिटी के 30% से भी कम होगी। सिंपल C++ कोड एक्चुअल हार्डवेयर कैपेसिटी से इतना पीछे क्यों रह जाता है? इसका जवाब कई लो लेवल कंपाइलर और CPU आर्किटेक्चरल बिहेवियर्स में छिपा है। यह डायग्राम मेमोरी बेंचमार्किंग में 3 कॉमन पिटफॉल्स को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट कैश साइजिंग पिटफॉल है, जहां डेटा L3 कैश के अंदर फिट हो जाता है, जिससे DRAM के बजाय SRAM की टेस्टिंग होने लगती है। सेकंड सिंगल थ्रेड बॉटलनेक है, जहां एक सिंगल कोर काफी मेमोरी रिक्वेस्ट्स जनरेट नहीं कर पाता है। थर्ड रीड फॉर ऑनरशिप है, जो किसी कैश लाइन को ओवरराइट करने से पहले उसे रीड करके एक्स्ट्रा मेमोरी ट्रैफिक क्रिएट करता है। पिटफॉल 1 एरे साइजिंग और कैश स्पिलओवर। जैसा कि हमने पहले चैप्टर 15.4 में डिस्कस किया था, मॉडर्न CPUs में डायनेमिक मल्टी टीयर कैशेज L1, L2 और L3 होते हैं। अगर आपके टेस्ट एरेज बहुत छोटे हैं, उदाहरण के लिए 1 मिलियन फ्लोट्स के 3 एरेज यानी टोटल 12 मेगाबाइट्स, तो पूरा डेटा सेट आपके CPU के शेयर्ड L3 कैश के अंदर आसानी से फिट हो जाएगा। सिस्टम रैम बैंडविड्थ यानी DRAM को मेजर करने के बजाय आपका टाइमर अल्ट्रा फास्ट इंटरनल CPU कैश बैंडविड्थ यानी SRAM को मेजर करने लगेगा और 500 गीगाबाइट्स पर सेकंड जैसे नंबर्स रिपोर्ट करेगा। DRAM बैंडविड्थ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आपका वर्किंग डेटा सेट साइज आपके CPU के टोटल L3 कैश से कम 4 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। अगर आपके CPU में 64 मेगाबाइट्स का L3 कैश है, तो आपके बेंचमार्क एरेज को रैम में कम से कम 256 मेगाबाइट्स ऑक्यूपाई करने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर एक्सेस बाहर निकलकर फिजिकल सिस्टम DRAM में जाए। पिटफॉल 2 सिंगल थ्रेड मेमोरी लेटेंसी लिमिट्स। एक सिंगल CPU कोर अपने दम पर सभी फिजिकल रैम चैनल्स को सैचुरेट करने के लिए काफी मेमोरी रिक्वेस्ट्स जनरेट नहीं कर सकता। मेमोरी बसेस मल्टीपल फिजिकल मेमोरी चैनल्स पर भेजी जाने वाली कॉन्करेंट रिक्वेस्ट्स पर निर्भर करती हैं, जैसे कि ड्यूल चैनल या क्वाड चैनल DDR सेटअप्स। बस को पूरी तरह से सैचुरेट करने के लिए हमें मल्टी थ्रेडेड पैरेलल एग्जीक्यूशन अप्लाई करना होगा। चैप्टर 14.1 OpenMP या C++ ASTDJ थ्रेड जैसे टूलकिट्स का यूज करके सभी अवेलेबल फिजिकल CPU कोर्स में एरे इटरेशंस को स्प्लिट करते हुए। पिटफॉल 3 रीड फॉर ऑनरशिप RFO ओवरहेड। जब कोई CPU कोर किसी मेमोरी एड्रेस पर डेटा राइट करता है, फॉर एग्जाम्पल A of I पर राइट करना, तो स्टैंडर्ड हार्डवेयर कैश कोहेरेंसी प्रोटोकॉल्स को यह रिक्वायर्ड होता है कि कोर इसे मॉडिफाई करने से पहले सिस्टम रैम से कैश लाइन को L1 कैश में रीड करे। इस बिहेवियर को रीड फॉर ऑनरशिप RFO कहा जाता है। RFO की वजह से A of I पर राइट करने से अंडर द हुड 2 बस ट्रांजैक्शंस होते हैं। ओल्ड कैश लाइन को फेच करने के लिए 1 रीड और अपडेटेड डेटा को कमिट करने के लिए 1 राइट बैक। इस एक्स्ट्रा रीड ओवरहेड का मतलब है कि एक नाइव ट्रायड लूप एक्चुअली बस में पर एलिमेंट 32 बाइट्स मूव करता है, एक्सपेक्टेड 24 बाइट्स के बजाय, जो आर्टिफिशियली आपके कैलकुलेटेड बैंडविड्थ मैट्रिक्स को डिफ्लेट कर देता है। RFO ओवरहेड को रोकने के लिए प्रोडक्शन कंपाइलर्स नॉन टेम्पोरल स्ट्रीमिंग स्टोर्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि MM256 स्ट्रीम PD AVX इंट्रिंसिक। स्ट्रीमिंग स्टोर्स सीधे होस्ट रैम में राइट करते हैं, CPU कैश एलोकेशन को पूरी तरह से बाईपास करते हुए और एक्सपेंसिव रीड फॉर ऑनरशिप स्टेप को एलिमिनेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। एक मॉडर्न C++ स्ट्रीम माइक्रो बेंचमार्क बिल्ड करना। चलिए एक रोबस्ट C++ स्ट्रीम माइक्रो बेंचमार्क बिल्ड करके
इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाते हैं। हमारा बेंचमार्क इम्प्लीमेंटेशन कई प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करता है। मेमोरी बस अलाइनमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए पेज अलाइंड मेमोरी एलोकेट करना। चैप्टर 4.2 एक्सेस को डीआरएम तक फोर्स करने के लिए सीपीयू L3 कैश से बड़े एरे साइज सेट करना। पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए ओपनएमपी मल्टी थ्रेडिंग का यूज करना। चैप्टर 14.1 हाई रेजोल्यूशन टाइमिंग एसटीडी क्रोनो हाई रेजोल्यूशन क्लॉक का यूज करना। कंपाइलर डेड कोड एलिमिनेशन डीसी को कंप्यूटेशन स्किप करने से रोकना। चैप्टर 10.4 यहाँ कंप्लीट C++ बेंचमार्किंग सोर्स कोड है। ये C++ प्रोग्राम पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करके एक हाई परफॉर्मेंस मेमोरी बैंडविड्थ बेंचमार्क इंप्लीमेंट करता है जो स्ट्रीम बेंचमार्क के जैसा ही है। यह सीपीयू कैश लिमिट्स को बाईपास करने के लिए मेमोरी में 3 लार्ज कैश अलाइंड एरेज एलोकेट करता है। इसके बाद ये मल्टीपल ट्रायल्स में 4 स्टैंडर्ड एरे ऑपरेशंस जैसे कि कॉपिंग, स्केलिंग, एडिंग और एक कंबाइंड ट्रायड ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करता है। यह प्रोग्राम सीपीयू थ्रेड्स में वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैरेलल लूप्स का यूज करता है और हर ऑपरेशन के लिए गीगाबाइट्स पर सेकंड में पीक ट्रांसफर रेट्स कैलकुलेट करता है और साथ ही कंपाइलर को टेस्ट लूप्स को ऑप्टिमाइज अवे करने से रोकने के लिए स्ट्रेटेजीज भी अपनाता है। सेक्शन ब्रेक कोड ब्रेकडाउन कनेक्टिंग हार्डवेयर और C++ कॉन्सेप्ट्स। चलिए ट्रेस करते हैं कि कैसे की लो लेवल प्रोग्रामिंग मैकेनिक्स इस माइक्रो बेंचमार्क के अंदर ऑपरेट करते हैं। डेटा म्यूटेशन मैकेनिक्स और मेमोरी अलाइनमेंट चैप्टर 2.4 और 4.2 हम POSIX मेमोलाइन और PTR64 बाइट्स का यूज करके मेमोरी एलोकेट करते हैं। सिस्टम रैम 64 बाइट चंक्स पर ऑपरेट करती है जिन्हें कैश लाइंस कहा जाता है। अपने डबल प्रिसिजन फ्लोट एरेज को 64 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइन करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हर एलिमेंट एड्रेस सीपीयू कैश बाउंड्रीज पर क्लीनली लैंड करे। यह क्रॉस लाइन मिसअलाइनमेंट्स को रोकता है जिससे AVX512 जैसे वेक्टर इंजनों को एक सिंगल क्लॉक साइकिल में 512 बिट्स की कॉन्टिगुअस मेमोरी लोड करने की अनुमति मिलती है। 2 पैरेलल राइट्स के जरिए एलोकेशन लेटेंसी को एलिमिनेट करना। ध्यान दें कि कैसे हम एलोकेशन के तुरंत बाद एरेज को इनिशियलाइज करते हैं। यह C++ कोड सेगमेंट मल्टीपल सीपीयू थ्रेड्स पर एक एरे के इनिशियलाइजेशन को पैरेललाइज करता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को डेटा के लिए फिजिकल मेमोरी पेजेस एलोकेट करने के लिए फोर्स किया जा सके। जैसा कि वर्चुअल मेमोरी के हमारे डिस्कशन में कवर किया गया है, मैलोक या POSIX मेमोलाइन के साथ मेमोरी एलोकेट करना केवल वर्चुअल एड्रेस स्पेस रिजर्व करता है। अपने बेंचमार्क टाइमर्स शुरू करने से पहले पैरेलल में एरे में वैल्यूज लिखकर हम लिनक्स कर्नेल को अप फ्रंट डिमांड पेज फॉल्ट्स ट्रिगर करने के लिए फोर्स करते हैं। ये सभी लोकल सीपीयू न्यूमा नोड्स में फिजिकल रैम फ्रेम्स को प्री एलोकेट करता है जिससे एलोकेशन लेटेंसीज हमारे टाइमिंग मेजरमेंट से बाहर रहती हैं। लूप इटरेशन और वेक्टराइजेशन चैप्टर 10.4 और 13.1 हर कर्नेल में सिंपल लूप स्ट्रक्चर को मॉडर्न कंपाइलर्स द्वारा आसानी से अनरोल और वेक्टराइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब -O3 -march इक्वल टू नेटिव -F3 वेक्टराइज जैसे ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स के साथ कंपाइल किया जाता है तो कंपाइलर इन सिंपल ऑपरेशंस को सिमड वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जैसे AVX2 VADDPD या AVX5112 VFMADD2 13PD में कन्वर्ट कर देता है। यह प्रति इंस्ट्रक्शन 4 या 8 डबल प्रिसिजन नंबर्स को प्रोसेस करता है जिससे सीपीयू पाइपलाइंस फुल रहती हैं ताकि बॉटलनेक पूरी तरह से फिजिकल रैम हार्डवेयर पर शिफ्ट हो जाए। पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन चैप्टर 14.1 प्राग्मा OMP पैरेलल फॉर का यूज करना। OpenMP को आपके वर्कस्टेशन में हर फिजिकल सीपीयू कोर में मैप्ड एक वर्कर थ्रेड पूल स्पॉन करने का इंस्ट्रक्शन देता है। प्रत्येक थ्रेड वेक्टर एरेज के एक सब स्लाइस को अपने खुद के डेडिकेटेड कोर कैशे के माध्यम से स्ट्रीम करता है। आपके मदरबोर्ड पर मल्टीपल सीपीयू कोर रिक्वेस्ट्स को पैरेलल में कंबाइन करना हर अवेलेबल फिजिकल मेमोरी चैनल, ड्यूल चैनल, क्वाड चैनल या ऑक्टा चैनल कॉन्फ़िगरेशंस को सैचुरेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक मैक्सिमम हार्डवेयर सैचुरेशन के लिए कंपाइल करना। स्ट्रीम बेंचमार्क की रियल पावर देखने के लिए कंपाइलेशन फ्लैग्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। चलिए देखते हैं कि कंपाइल सेटिंग से एक ड्यूल चैनल DDIV सिस्टम पर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कैसे इंपैक्ट करती हैं। अनऑप्टिमाइज्ड कंपाइलेशन स्लो बेसलाइन। यह कमांड बिना किसी कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन के एक बेंचमार्क सोर्स फाइल को कंपाइल करता है और फिर रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल को रन करता है। यह टेक्स्ट एक मेमोरी बेंचमार्क के परफॉर्मेंस रिजल्ट्स दिखाता है जिसमें स्टैंडर्ड कॉपी, स्केल, एडोर और ट्रायड ऑपरेशंस के लिए डेटा ट्रांसफर रेट्स और मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम्स की डिटेल्स दी गई हैं।
ये इतना स्लो क्यों है? -O0 पर कंपाइलर बिना वेक्टराइजेशन के स्केलर असेंबली इंस्ट्रक्शंस एमिट करता है और सिंगल थ्रेडेड स्केलर मैथ रजिस्टर डिपेंडेंसीज पर स्टॉल हो जाता है, इससे बहुत पहले कि ये फिजिकल RAMM चैनल्स को सैचुरेट कर सके। प्रोडक्शन मल्टी थ्रेडेड SIMD कंपाइलेशन ऑप्टिमाइज्ड। यह कमांड हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन, नेटिव CPU आर्किटेक्चर ट्यूनिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग सपोर्ट का यूज करके एक C++ मेमोरी बेंचमार्क प्रोग्राम को कंपाइल करती है और फिर तुरंत कंपाइल्ड बाइनरी को एग्जीक्यूट करती है। यह टेक्स्ट एक मेमोरी बेंचमार्क के परफॉर्मेंस रिजल्ट्स दिखाता है, जिसमें स्टैंडर्ड वेक्टर ऑपरेशंस जैसे कि कॉपीइंग, स्केलिंग, एडिशन और ट्राइडिक कॉम्बिनेशंस के लिए मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट्स और मिनिमल एग्जीक्यूशन टाइम्स की डिटेल्स दी गई हैं। वेक्टराइजेशन -march = नेटिव फुल लूप ऑप्टिमाइजेशन -O3 और मल्टी कोर पैरेललिज्म -F ओपन NMP को इनेबल करने से हमारी मेजर्ड बैंडविड्थ 13.4 गीगाबाइट्स पर सेकंड से जंप करके 75.99 गीगाबाइट्स पर सेकंड हो गई, जो कि आइडेंटिकल हार्डवेयर पर 5.6 टाइम्स स्पीड अप है। यह चार्ट स्ट्रीम ट्राइड बेंचमार्क का यूज करके मेमोरी बैंडविड्थ पर कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन के सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इंपैक्ट को दिखाता है। यह एक अनऑप्टिमाइज्ड सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन को, जो 13.41 गीगाबाइट्स पर सेकंड देता है, एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन के साथ कंपेयर करता है जो लेवल 3 ऑप्टिमाइजेशन फ्लैक्स, ओपन MP और AVX2 वेक्टर इंस्ट्रक्शंस को यूज करके 75.89 गीगाबाइट्स पर सेकंड अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए प्रैक्टिकल टेकअवेज। स्ट्रीम का यूज करके सस्टेन मेमोरी बैंडविड्थ को मेजर करना। हाई परफॉर्मेंस C++ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 3 फंडामेंटल गाइडलाइंस को रिवील करता है। आपका कोड सिस्टम रैम से आगे नहीं निकल सकता। अगर आपके C++ एल्गोरिथम की ऑपरेशनल इंटेंसिटी लो है, जिसमें लोड होने वाले हर बाइट पर बहुत कम कैलकुलेशंस होती हैं, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम आपके सिस्टम की स्ट्रीम ट्रायड बैंडविड्थ लिमिट से बंध जाएगा। सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रीम हाई बैंडविड्थ इसलिए अचीव करता है क्योंकि यह प्रेडिक्टेबल और कॉन्टिगुअस स्ट्रीम्स में मेमोरी को एक्सेस करता है। इससे CPU हार्डवेयर प्रीफेचर्स को पहले से ही कैश लाइंस को L1 या L2 कैशेज में पुल करने का मौका मिलता है। रैंडम एक्सेस पैटर्न्स जैसे लिंक्ड लिस्ट्स या ट्रीज में पॉइंटर चेसिंग सस्टेन मेमोरी परफॉर्मेंस को काफ़ी कम कर देंगे। डेटा ट्रांसफर्स होस्ट टू डिवाइस ट्रांसफर की मिनिमम लिमिट सेट करते हैं। पहले बताए गए हमारे कूडा होस्ट टू डिवाइस ट्रांसफर्स पर वापस लौटें तो होस्ट मेमोरी स्पीड ये डिसाइड करती है कि पिन मेमोरी कितनी तेजी से PCIe बस में डेटा भेज सकती है। अगर आपकी सिस्टम रैम सिर्फ 40 गीगाबाइट्स पर सेकंड पर ही स्ट्रीम कर सकती है, तो आपका PCIe Gen 5 लिंक, जो 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड के लिए कैपेबल है, अंडर यूटिलाइज्ड ही रहेगा और आपके होस्ट DRAM के सस्टेन्ड थ्रूपुट से लिमिट हो जाएगा। PCIe ट्रांसफर्स, पिन मेमोरी एलोकेशंस और एम्पिरिकल होस्ट रैम बैंडविड्थ लिमिट्स में अपना थियोरिटिकल फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक सिंगल सिस्टम व्यू में कंबाइन करने के लिए तैयार हैं। पूरे सिस्टम हायरार्की में डेटा कैसे मूव करता है, इसे विजुअलाइज करने के लिए हम 16.8 ASCII हार्डवेयर ब्लूप्रिंट को देखते हैं, जिसमें CPU कोर, कैश लेवल्स रैम, PCIe बस और GPU डिवाइस शामिल हैं।